माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, जय श्री राम। जय श्री राम। 377 श्री राजेश वर्मा जी। माननीय सभापति जी महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सीतापुर उत्तर प्रदेश की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे जनपद सीतापुर में सेना की सैकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, जिसमें कुछ भूमि हमारे सीतापुर शहर के अंदर भी आती है। पड़ी हुई खाली भूमि के उपयोग के लिए एवं शहर की सीमा के अंदर पड़ी हुई खाली भूमि को बाजार भाव पर जनता को देने का पूर्व में अनुरोध किया था, जिस संबंध में रक्षा मंत्रालय के द्वारा लिखित रूप में ये जवाब दिया गया था कि सेना की पड़ी हुई खाली भूमि पर जल्द ही सेना की गतिविधि शुरू होगी, परंतु आज तक इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। अतः अध्यक्ष सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए निर्णय का अनुपालन कराने के लिए निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय जी, आपने मुझे 377 पे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय मानव सिंधरी अजमेर को वर्ष 2017-18 में उच्चतर अधिगम संस्थान HLI प्रोजेक्ट सेंटर के तहत कक्षा 8 तक खोला गया था, जहां वर्तमान में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 425 है। उक्त विद्यालय वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित CPWD के भवन में अस्थायी रूप से संचालित है। इस अस्थायी विद्यालय भवन के वर्तमान कक्षा कक्ष 25-30 विद्यार्थियों की क्षमता वाले हैं, जबकि प्रत्येक कक्षा में 44 से ऊपर विद्यार्थी अध्ययनरत है। उक्त विद्यालय में लगभग 21 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके आवास की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण समस्त कार्मिक जयपुर अथवा किशनगढ़ से प्रतिदिन अनेक समस्याओं के साथ आवागमन करते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यालय में CBSE तथा KVS के नियमानुसार कक्षा कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, कला कक्ष, संगीत कक्ष, कार्यानुभव कक्ष, खेलकूद विभाग, पुस्तकालय भवन एवं खेल मैदान भी उपलब्ध नहीं है, जिससे अध्ययनरत विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों में रोष व्याप्त है। जबकि उक्त विद्यालय के साथ शुरू हुए नागौर, तिवरी, जोधपुर एवं पाली के केंद्रीय विद्यालयों में अपने स्वयं का भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ साथ कक्षा 12 तक कर्मोन्नत होने को तैयार है। अतः सभापति महोदय, केंद्रीय विद्यालय बांधव सिंधरी किशनगढ़ के नवीन भवन निर्माण एवं आवश्यक सुविधाओं हेतु बजट आवंटन चालू बजट 2022-23 की विभागीय कार्य योजनाओं में स्वीकृत करावें। साथ ही उक्त विद्यालय को कक्षा 12वीं तक कर्मोन्नत कराने की सक्षम विभाग कार्रवाई कराएं। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री जगदम्बिका पाल जी। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान देवरिया संसदीय क्षेत्र के नौजवानों की समस्या की तरफ आकृष्ट करते हुए बताना चाहता हूं कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में नौजुवक भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, निरंतर तैयारी करते रहते हैं, लेकिन सेना भर्ती केंद्र वाराणसी में होने के कारण अर्थाभाव में जाने आने में कठिनाई होती है, जबकि देवरिया में सेना की लगभग 40 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि देवरिया में सैनिक भर्ती केंद्र स्थापित करने की कृपा करें, जिससे देवरिया कुशीनगर के साथ सीमा से सटे बिहार के जिलों के भी नौजवान इसका लाभ लेकर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री
देवेंद्र सिंह बोले जी, श्री विष्णु दयाल राम। धन्यवाद सभापति जी। आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। झारखंड राज्य के पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों यथा बड़गढ़, भंडारिया, रंका एवं छतरपुर में बड़े पैमाने पर भुइहर मुंडा भुइहर समाज के लोग निवास करते हैं। वर्तमान में इस जाति के लोग अनुसूचित जाति में हैं, जबकि इनका रहन सहन, खान पान, पूजा पद्धति आदिवासी समाज से मिलता जुलता है तथा इनकी वर्षों से पुरानी मांग है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए ताकि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ इन्हें भी मिल सके। विदित है कि झारखंड के सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में भुइहर मुंडा भुइहर जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल है। विदित है कि उक्त संबंध में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान झारखंड रांची के द्वारा पत्रांक 237 दिनांक 25/2/2021 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार रांची को विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया था। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा भुइहर मुंडा भुइहर जाति को जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु लिए गए निर्णय को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार रांची के प्रधान सचिव के पत्रांक 14/ दिनांक 3/9/2016 कार्मिक 1738 दिनांक 18/3/2021 को सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को अनुशंसा भेजी गई है। अतः माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय एवं उक्त संबंध में भेजी गई अनुशंसा के आलोक में भुइहर मुंडा भुइहर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सभापति जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे झारखंड राज्य में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, संथालपरना और छोटा नागपुर। इसमें कोई शक नहीं कि झारखंड के संथालपरना क्षेत्र के बड़े हिस्से में व्याप्त हताशा और अलगाव की भावना का ही नतीजा है कि वहां नक्सलवाद फैल रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें न केवल व्यवस्था ने अनदेखा किया है, बल्कि वे अपनी जमीन पर ही क्रूरता, शोषण और अपने ही देश में पराये किए जाने का एहसास का शिकार है। संथालपरना की सामाजिक आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ आय का मुख्य स्रोत एकमात्र खेती ही है। हम एक व्यापक कार्य योजना की तत्काल आवश्यकता देखते हैं ताकि रोजगार देने वाली शिक्षा के अच्छे और समान अवसरों पर विशेष जोर देने के प्रयासों को ज़्यादा महत्व दिया जाए। संथालपरना के जिले देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहबगंज और दुमका देश के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में गिने जाते हैं। स्वास्थ्य, साक्षरता, शिक्षा, आय आदि के आंकड़ों पर नजर डालें तो लोगों की दयनीय स्थिति की भयावह तस्वीर सामने आती है। झारखंड में अधिकांश आबादी गरीब लोगों की है। इस प्रदेश के पास भारत के खनिज संसाधनों का 40% हिस्सा है, लेकिन इन संसाधनों की उपलब्धता से आम लोगों के जीवन पर कभी कोई खास भला नहीं हुआ है। गरीबी और अज्ञानता झारखंड में अभी भी कम साक्षरता दर, स्कूलों की खराब दशा और बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारण हैं। इसीलिए मैं 3 केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल रहा हूं। संथालपरना क्षेत्र में इन विद्यालयों के लिए जरमुंडी, दुमका में, देवघर में और महागामा में यह आदर्श स्थान है। इन स्थानों पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेंट्रल स्कूल की स्थापना की जाए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। नियम 377 के अधीन एक प्रस्ताव आपके माध्यम से सरकार को प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, जहाँ पे उनके पिता श्री राजा सुद्धोधन और जहाँ पे वो बचपन के 29 वर्षों तक गौतम बुद्ध होने के पहले सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने व्यतीत किया था। और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उस तरफ नेपाल में लुम्बिनी है। इस लुम्बिनी
और कपिल वस्तु पे दुनिया के बुद्ध देश जो बुद्धिस्ट को मानते हैं, ऐसे थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, चाइना, कंबोडिया, मलेशिया, इन सारे देशों के लोग आते हैं। लेकिन उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भारत नेपाल की 1850 किलोमीटर की सीमा मिलती है, उस पे परंपरागत रूप से नेपाल के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, और 2009 में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त पहल के कारण दोनों देश के बीच में व्यापार और पारगमन का भी एक आसान बनाने के लिए समझौता हुआ। इस समय वर्तमान में हमारी सरकार भारत नेपाल सीमा के साथ बीरगंज, विराटनगर में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना चुकी है, और आज पूरे देश के बॉर्डर के साथ, चाहे म्यांमार हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इसके साथ 13 और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रहा है। मैं आपके माध्यम से कि इस भारत और नेपाल के साथ जो संबंध हमारे हैं उसको, और उस लुम्बिनी और कपिलवस्तु को देखते हुए हम उस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर ककरवा पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की मांग करता हूं। अतः मैं इस बौद्ध सर्किट में उन सुविधाओं को आसान करने के लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए बढ़नी और ककरवा पे अगर ये बन जाएगा तो इससे इमिग्रेशन सेंटर भी और व्यापार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, रोजगार भी मिलेगा, उसका भी अवसर पैदा होगा और दोनों देश के लोगों को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राहुल कासवा जी। डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवचारी महास्वामी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सांगोला तहसील है। सांगोला से सोलापुर के बीच की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। सांगोला में अच्छे क्वालिटी के अनार फसल बड़ी मात्रा में होती है। सांगोला के अनार विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ मंगलवेढ़ा की ज्वार सुप्रसिद्ध है। मंगलवेढ़ा की ज्वार को पूरे देश में मांग है। किसानों को शहर की मंडी से जोड़ने के हेतु तथा बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए परिवहन की दृष्टि से रेल यह बहुत ही कम खर्चीला साधन है। यदि सांगोला मंगलवेढ़ा सोलापुर रेलवे लाइन शुरू होती है तो सांगोला और मंगलवेढ़ा के किसानों को केवल सोलापुर ही नहीं तो देश के अन्य शहरों में भी उनका माल भेजने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। सांगोला और मंगलवेढ़ा के अनेक किसान और व्यापारी द्वारा सांगोला मंगलवेढ़ा सोलापुर यह रेल सेवा शुरू करने बाबत निवेदन दिए गए हैं। मंगलवेढ़ा के विधायक लोक प्रतिनिधि द्वारा रेल मंत्रालय को भी निवेदन दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सांगोला मंगलवेढ़ा सोलापुर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने बाबत मंगलवेढ़ा, सांगोला और सोलापुर के लोक प्रतिनिधि और रेल मंत्रालय के अधिकारी की संयुक्त बैठक बुलाए और सांगोला मंगलवेढ़ा सोलापुर रेल मार्ग को स्वीकृत प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री रवि किशन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति अत्यंत आभारी हूं। आपसे मुझे नियम 377 के तहत बोलने का मौका दिया। महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, रेल मंत्रालय, जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन का जो सिचुएशन है, वो जितनी तारीफ करो अपनी सरकार की, मोदी जी की और रेल मंत्रालय की, रेल मंत्री जी की, उतनी कम है। महोदय, मैं आपसे एक माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से उनका एक ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आपदा काल के कोरोना में देश में काफी ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया था। बाद में ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया, परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशन पे कुछ ट्रेनों का ठहराव निरस्त कर दिया गया। जहां पूर्व समय में ठहराव चलता आ रहा था, जैसे कि आप जानते हैं गोरखपुर में करीबन 1 लाख यात्री रोज गोरखपुर स्टेशन से ट्रैवल करते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव जनहित में अति आवश्यक है, जिसमें सहजनवा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15007, 15008, गोरखनाथ एक्सप्रेसवे 19038, 19037, अवध एक्सप्रेस 22537, 22538, कुशीनगर एक्सप्रेस 1124, 1123, बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस 15273, 15274, सत्याग्रह एक्सप्रेस
शामिल है। अतरंग पीपीगंज और कैंपियरगंज यहाँ पर से मुझे बहुत देवतुल जनता के बहुत लेटर्स आते हैं कि उनको 18201, 18202 और 18205, 18206, 1505, 15067, 15068, 1508 का ठहराव जनहित में अति आवश्यक है। आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं मांग करता हूं उपरोक्त ट्रेनों का ठहराव मेरे संसदीय क्षेत्र उल्लेखित स्टेशनों पर सुनिश्चित करें कि कृपा करें, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के यात्रियों को रेल की सुविधा मिले। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जी। श्री जुगल किशोर शर्मा। धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे नियम 377 के तहत बॉर्डर क्षेत्र के लोगों की समस्या को उजागर करने का मौका दिया। महोदय, मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू अंतर्गत भारत पाक सीमा पर रह रहे किसानों की दयनीय दशा की ओर ले जाना चाहता हूं। सीमावर्ती क्षेत्र में कांटेदार तार लगाना बहुत ही जरूरी था, जिससे हम अपने दुश्मनों को रोक पाते हैं, पर दुर्भाग्यवश तार के उस पार हमारे किसानों की कई एकड़ ज़मीनें भी हैं और जो बहुत ही उपजाऊ है, जिसमें धान आदि की फसल जो है वो लगाई जाती थी और धान की खेती कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनके ज़मीन के तार के उस पार चले जाने से ना ही वो अब उस ज़मीन पर खेती कर पाते हैं और ना ही इन लोगों को कोई मुआवजा मिला है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि उनकी दयनीय दशा को देखते हुए जिनको मुआवजा नहीं मिला है, उन किसानों को की एक सूची जम्मू कश्मीर सरकार से मंगवाई जाए ताकि उस जमीन का मुआवजा उन किसानों को यथाशीघ्र मिल सके, जिससे वह अपनी जिंदगी गुजर बसर ठीक प्रकार से कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री दुर्गादास उइके जी। माननीय सभापति जी, मुझे आपके माध्यम से यह विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला, इसके लिए आपका आभार। यदि हम सहायता की बात करें तो वैश्विक स्तर पर जब भी संकट और विपदा की घड़ी आई, हमारे देश ने हमेशा ही विश्व जगत को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है। भारत ने कोविड महामारी हो, उसमें वैक्सीनेशन, रूस यूक्रेन युद्ध हो अथवा वैश्विक स्तर की किसी भी प्रकार की समस्या हो, सदैव सभी देशों की सहायता की है। श्रीलंका में भी जब आर्थिक संकट की स्थिति जो उत्पन्न हुई तो अपनी ओर से एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते जो सहायता दी जानी चाहिए वो हमने प्रदान की है। महोदय, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, जो हमें लोक मांगल्य हित के लिए सर्वदा सहायता का भाव जागृत करती है। आदिकाल से चली आ रही हमारी सत्य सनातन की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा ही हमें सहायता का पाठ पढ़ाती है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमें G20 की अध्यक्षता मिली है, जो हम विश्व के अन्य सर्वाधिक शक्तिशाली 20 देशों को भी सहायता प्रदान करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व सहायता दिवस रूपी वैश्विक विचार को अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रस्तुत करने हेतु मैं यह प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। महोदय, भारत देश कृपया अपनी स्क्रिप्ट पढ़ो। हर समस्या के समाधान व मानवीय मदद के लिए सदैव तत्परता के साथ खड़ा रहा है। जब भी विश्व में मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हुए हैं, हमारे राष्ट्र ने हमेशा मानवीय सहायता के लिए अपनी ओर से जो बेहतर हो जरूरतमंद देशों को सहायता पहुंचाई है। मेरा आग्रह है, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, साइकिल डे, पर्यावरण दिवस, योग दिवस मनाए जाते हैं, वैसे ही भारत राष्ट्र के सहायता के भाव को देखते हुए पूरे विश्व में विश्व सहायता दिवस मनाए जाए, यह मेरी विनम्र मांग है। धन्यवाद जी। डॉक्टर संजय जायसवाल जी। श्री गोपाल शेट्टी जी। स्पीकर साहब। धन्यवाद सभापति महोदय जी, मुझे नियम 377 के अधीन सूचना को पढ़ने की आपने अनुमति दी। अपने संसदीय क्षेत्र नॉर्थ मुंबई के अंतर्गत CPWD ग्राउंड CTS नंबर 2840 2840 मालोनी मलाड पश्चिम मुंबई 9595 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के शिथिलता की वजह से उपयुक्त स्थल पर सभी औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात आज तक भी गार्डन, बगीचा
और खेल के मैदान को विकसित नहीं किया गया है और ना ही स्वीकृत लेआउट के अनुसार यहाँ पर जो स्कूल और केंद्रीय कार्यालय एवं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण प्रस्तावित है वह हो नहीं सका है। उपयुक्त रिक्त पड़ी केंद्रीय भूमि को विकसित करके संदर्भित कार्यों को करवाए जाने हेतु विगत 8 वर्षों से निरंतर पत्राचार करता चला आ रहा हूं, लेकिन मुझे अत्यधिक खेद एवं आश्चर्य है कि यह कार्य बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और अब जबकि लेआउट इत्यादि स्वीकृति हो चुकी है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इन कार्यों को करवाए जाने में अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं। अंत सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में उपरोक्त रिक्त पड़ी केंद्रीय भूमि में गार्डन, बगीचा और खेल कूद मैदान हेतु विकसित करके स्थानीय जनता को सुलभ करवाए जाने और तत्पश्चात स्वीकृत लेआउट के अनुसार स्कूल एवं केंद्रीय कार्यालय और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण कराए जाने हेतु निर्देश किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। सभा की सहमति हो